नमस्ते बच्चों। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आगे हमें पढ़ना है संचार के कार्य। तो संचार के कार्यों में हमेशा हमारा उद्देश्य छिपा रहता है। हम किस उद्देश्य से संचार का उपयोग करता है वो ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संचार के प्रयोग में उसके पीछे का जो उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो संचार के कार्यों में हमेशा हमारा जो उद्देश्य ही उसके पीछे छिपा रहता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी होते। मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर उसे परस्पर संचार करना पड़ता है। तो मानव के जो दैनंदिन क्रियाकलाप जो है संचार के बिना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मानव जो है सामाजिक प्राणी है। इसलिए संचार में रहकर उन्हें आपस में समाज में रहकर उन्हें आपस में संचार करना पड़ता है। मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर परस्पर उसे संचार करना पड़ता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो संचार के उद्देश्य की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि हम संचार किस लिए प्रयोग करते हैं तो उसकी एक सीमित दायरा नहीं है। हमारे हर एक चाल में, हर एक प्रवृत्ति के पीछे संचार छिपा रहता है। संचार के बिना जीवन तो संभव नहीं होते। तो इसलिए कहा करते हैं कि संचार के उद्देश्य की कोई सीमा नहीं है, उसका उद्देश्य तो सीमित नहीं है। जब हमें किसी को कोई जानकारी या सूचना देनी होती है या फिर लेनी होती है, या फिर जब हमें अपने विचारों या अवधारणाओं को दूसरों तक पहुंचाना पड़ता है, जब हमें किसी को विश्वास में लाना हो, किसी से प्यार, घृणा या क्रोध करना हो, हमें मनोरंजन करना हो, तो संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो संचार की आवश्यकता हमें कहां-कहां महसूस होती है, किन-किन आवश्यकताओं के लिए हम संचार का उपयोग करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जब किसी को कोई जानकारी या सूचना देना है तो हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी से कोई जानकारी लेनी है तो भी हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हमें अपने विचारों को या अवधारणाओं को दूसरों तक पहुंचानी है तो भी हम संचार का इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी को अपने विश्वास में लाना है तो भी संचार का इस्तेमाल करते हैं। किसी से प्यार, घृणा या क्रोध करना हो और मनोरंजन करना हो तो भी संचार की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो संचार के कार्यों में हमारा उद्देश्य ही छिपा रहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर परस्पर संचार करना पड़ता है। संचार के उद्देश्य की कोई सीमा नहीं है, संचार का उद्देश्य सीमित नहीं है। जब हमें किसी को कोई जानकारी या सूचना देनी होती है या फिर लेनी होती है, या फिर जब हमें अपने विचारों या अवधारणाओं को दूसरों तक पहुंचाना पड़ता है, जब हमें किसी को विश्वास में लाना हो, किसी से प्यार, घृणा या क्रोध करना हो, हमें मनोरंजन करना हो, तो संचार की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो इसलिए हम कहा करते हैं कि संचार में हमारे जीवन को बहुत सारी सुविधाएं दी है। संचार के माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, प्राप्त हो गई है। तो ये संचार ने जो है जीवन की रफ्तार को तेज कर दी है। तो संचार के माध्यम से सूचनाओं का प्रेषण होता है। तो ये संचार में जो है ये ग्रुपता नहीं बनती। तो इसी के जरिए निर्देश भी हम दिया जा सकता है, विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, विश्वास बढ़ता है, मनोरंजन होता है, समूह में गत्यात्मकता और परिवर्तन लाने में ये सहायक है।
समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति इसके माध्यम से हो सकता है। ज्ञान का प्रसार और प्रचार होता है इसके माध्यम से, और त्यजनीय बातों का ध्यान दिलाता है। किन किन बातों को हमें तिरस्कार करना है इस पर भी हमारा ध्यान खींचता है। सावधानी बरतने की प्रेरणा देती है। तो हमारी गति प्रगति का जो मूल आधार जो है संचार ही है। तो संचार ने मानव जीवन को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और जीवन की रफ्तार को तेज कर दी है। अगर यह कहें कि संचार से दुनिया में जो है परिवर्तन संभव है, तो यह गलत नहीं है। संचार के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन संभव ही है। संचार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके माध्यम से सूचनाओं का जो प्रेषण होता है, संचार का क्षेत्र व्यापक होने से सूचनाओं का प्रेषण होता है, और इस प्रेषण में जो है एक रूपता नहीं होती, और इसके जरिए हम निर्देश दिया जाता है, विचारों का भी आदान प्रदान होता है और विश्वास बढ़ता है। संचार के माध्यम से जो है विश्वास बढ़ता है और हमारे मनोरंजन होता है। मनोरंजन के भी ये साधन है जो समूह में जो है एक प्रकार की जो गत्यात्मकता आते हैं, परिवर्तन आते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो प्रगति है उसके पीछे ये संचार है। और जिन जिन बातों को हमें त्याग करना चाहिए, जो भी त्यजनीय है, इस बातों पर ध्यान दिलाता है। ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है और हमें सावधानी बरतने की जो प्रेरणा भी देती है। तो इस प्रकार कहेंगे तो हमारे गतिविधि का जो मूल आधार ये संचार है। संचार की विशेषताएं, जो संचार की जो 5 विशेषताएं हैं, गतिशीलता, अप्रतिवर्तनीयता, अति सक्रियता, अंतःक्रियात्मकता और सांदर्भिकता। इनमें से एक एक के बारे में मैं आगे बताना चाहती हूँ। सबसे पहला जो है गतिशीलता। हमें जो पता है कि संचार अपने आप में जो है एक व्यापक चीज है, तो इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं और ये 5 विशेषताएं हैं। इनमें जो पहली विशेषता है गतिशीलता। तो जो है संचार गतिशील होती है, इसका मतलब यह है कि जब कोई सूचना या तथ्य प्रेषित की जाती है तो वहां उसकी गति नहीं रुकती। जब कोई सूचना या तथ्य दूसरों के सामने प्रेषित की जाती है तो वहां पर उसकी गति रुकती नहीं है। फिर क्या होती है, विभिन्न व्यक्तियों के क्रिया प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप वो जो तथ्य या जो सूचना जो है आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। कोई तथ्य या सूचना किसी के सामने रखने पर वो बंद नहीं होता। बहुत सारे लोगों की क्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वो सूचना या तथ्य आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार ये संचार जो है गतिशील होती है। इसकी गतिशीलता समाज को भी गतिशीलता प्रदान करती है। इसकी गतिशीलता समाज को भी गतिशील बनाती है। तो आप तो जानते हैं, जब हम किसी सूचना प्राप्त करते हैं, कोई मैसेज हम प्राप्त करते हैं, कोई खबर हमें मिलती है, तो शाम को जो है टीवी पर हम उसके बारे में चर्चा प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, बहस होते चले जा रहे हैं। तो उसमें कहने की बात यह है कि कोई भी खबर हो, कोई भी तथ्य हो या सूचना हो, जो प्राप्त होने से वो खत्म नहीं होते। उस पर जो जनता की प्रतिक्रियाएं आते रहते हैं, वहां पर वो गतिशील होते हैं। तो जनता की उस गतिशीलता पर समाज टिका हुआ है। तो समाज की गतिशीलता भी उस पर आधारित होती है। तो इसी प्रकार जो है ये संचार अप्रतिवर्तनीयता उसमें है, अप्रतिवर्तनीय है।
तो इसके कहने का जो तात्पर्य है कि एक बार जब संचार प्रेषित की जाता है तो उसे रोक जाना और उसमें परिवर्तन लाना असंभव है। जब कभी हम कोई खबर हो, तथ्य हो या संचार हो प्रेषित किया है तो फिर उसमें जो है रोकथाम लगाना असंभव होता है। यह अलग तथ्य है कि उसे परिवर्तित करने के लिए संचार को पुनः नवीन रूप से गढ़ना पड़ता है, प्रस्तुत किया जाना पड़ता है। फिर भी मोटे तौर पर ये अपरिवर्तनीय ही रहते हैं। तो पहला जो है गतिशीलता, इसका मतलब है जो संचार और तथ्य जो है दूसरे के सामने प्रस्तुत करने से ये खत्म नहीं होता, फिर जनता के जो क्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वो आगे की ओर बढ़ती है और इसी को हम गतिशीलता कहते हैं। जब कभी कोई तथ्य खबर प्रेषित होने के बाद फिर उसमें परिवर्तन लाना संभव नहीं है। यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम उस खबर को, उस तथ्य को हमें पुनः नवीन रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। यही अपरिवर्तनीयता है। और अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है अति सक्रियता। अगला पॉइंट जो है अति सक्रियता। संचार में अति सक्रियता होती है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों की सक्रियता होती है। सिर्फ एक को सक्रिय होना नहीं चाहिए, दोनों बराबर सक्रिय होना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों सक्रिय होना चाहिए। संचार केवल प्रेषित कर देने से मात्र संपन्न नहीं होता। सिर्फ उसे प्रेषित करने से मात्र संचार संपन्न नहीं होता, बल्कि उसकी जो ग्राह्यता ही इसकी कसौटी है। जो प्रेषित की जाने वाली वो जो तथ्य जो है वो जो सुनने वालों को ग्राह्य होना चाहिए, ठीक उसी तरह उसे समझना चाहिए। तो यही अति सक्रियता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों को सक्रिय रहना चाहिए और प्रेषित करने से मात्र काम नहीं चलेगा, बल्कि ग्राह्यता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जो प्राप्त करने वाले, जो रिसीव करते हैं, उसके समझ में आना चाहिए। यदि अति सक्रियता से जो तात्पर्य है, संचार जो है अंतः क्रियात्मक होना चाहिए, अर्थात इसमें जो है एक प्रकार के पारस्परिक प्रभाव होता है। संचार कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं होता। पारस्परिक प्रभाव होता है, ये कभी भी शून्य से स्थापित नहीं होते। संचार के संदर्भ के विषय में स्थान, वातावरण अथवा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त अन्य स्थितियों का समावेश होता है। कहां पर, किस जगह पर, कब ये घटित होता है और वहां की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। और संचार की जो गतिशीलता जो है उसकी अपरिवर्तनीयता मानव को एक नई दिशा प्रदान करती है, जिससे वापस मुड़ सकना उसके लिए संभव नहीं होता। संचार की अतिक्रियाशीलता और अंतः क्रियात्मकता मानवीय समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को जो मजबूत बना देते हैं। तो अब देखिए, गतिशीलता यानी कि जो प्राप्त खबरों पर क्रिया प्रतिक्रियाओं का होना। जो खबर या कोई जो सूचना जो है प्रेषित की गई है तो उसमें परिवर्तन लाना संभव नहीं है। और अति सक्रियता का मतलब है वक्ता और श्रोता दोनों सक्रिय होना चाहिए। और
ग्राह्यता की आवश्यकता होती है। अंतः क्रियात्मकता का मतलब है पारस्परिक प्रभाव होना चाहिए। संचार का एक प्रभाव मानव पर पड़ना स्वाभाविक है। जब किसी विषय पर कोई संचार या कोई सूचना या कोई तथ्य हासिल किए हैं तो उसके जो स्थान, विषय, वातावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो है मानव को एक दिशा प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसलिए अति सक्रियता और अंतः क्रियात्मकता जो मानव के पारस्परिक संबंधों को मजबूत बना देती है। तो आगे जो है सांदर्भिकता। अविकसित एवं विकासशील समाजों में संचार के जिस रूप को हम देख सकते हैं, विकसित समाजों के संचार उससे भिन्न है और उसका प्रमुख कारण है सांदर्भिकता। तो अविकसित प्रदेशों में जिस प्रकार के संचार उपलब्ध होते हैं और विकसित प्रदेशों में जिस प्रकार के संचार उपलब्ध होते हैं, इन दोनों की तुलना करें तो हमें उसकी कमियां स्पष्ट महसूस होगा। तो इसका मुख्य कारण सांदर्भिकता है, यानी कि जो विकसित प्रदेशों में जो है संदर्भ के अनुसार जो समय समय पर ये सब उपलब्ध होता है संचार, यानी कि कोई सूचना प्राप्त होती है। लेकिन अविकसित प्रदेशों में जो संचार तो सूचना तो प्राप्त होती है, लेकिन ग्राह्यता की कमी के कारण जो उचित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं होते। तो अविकसित एवं विकासशील समाजों में जो है संचार के जिस रूप को हम देखते हैं, विकसित समाजों का जो संचार उससे भिन्न है और उसका प्रमुख कारण सांदर्भिकता ही है। तो इस प्रकार संचार की जो प्रक्रिया अपने आप में जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया बन जाती है और व्यक्ति जनित परिस्थितियों की पूर्ण आवश्यकता भी इसमें है। व्यक्ति और व्यक्ति जनित परिस्थितियों का प्रभाव इसमें है। जो संचार जो है मानव के लिए है, इसकी कुछ खूबियां हैं: गतिशीलता, अप्रतिवर्तनीयता, अति सक्रियता, अंतः क्रियात्मकता और सांदर्भिकता। संचार प्रक्रिया के तत्व। संचार प्रक्रिया में कुछ तत्वों का होना आवश्यक है: संप्रेषक या स्रोत, संदेश, संचार माध्यम, संकेतीकरण और संकेत वाचन, संग्राहक या संचार प्राप्तकर्ता। तो देखिए, संचार प्रक्रिया अपने आप में एक व्यवस्था है। संचार प्रक्रिया अपने आप में एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो कई तत्व ऐसे होते हैं जिनके बलबूते पर प्रभावशाली जो संचार संभव होता है। तो संचार के जो तत्व होते हैं, इसके आधार पर हमें प्रभावशाली संचार उपलब्ध होते हैं। मुख्यतः संचार प्रक्रिया के तत्व ये हैं: संप्रेषक या स्रोत, संदेश, संचार माध्यम, संकेतीकरण और संकेत वाचन, और संग्राहक या संचार प्राप्तकर्ता। तो हर एक के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक है। पहला जो है संप्रेषक या स्रोत। तो संचार प्रक्रिया में संप्रेषक या स्रोत का महत्वपूर्ण स्थान है। संचार प्रक्रिया में जो कार्यान्वयन होता है, ये कार्यान्वयन करने वाला जो है संप्रेषक है। संप्रेषक को संचार करने वाली विषय तथा संदेश की पूरी जानकारी होना चाहिए। जो संचार का संप्रेषण करता है वही संप्रेषक है। उस संप्रेषक को क्या चाहिए? उसे उस विषय की जो पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो संप्रेषण करता है उसे वो संचार की पूरी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसी के साथ संचार प्रक्रिया, संचार माध्यमों तथा संदेश के परिणाम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए।
संदेश के विषय में भी जानकारी होना चाहिए और संचार के माध्यम, संचार की प्रक्रिया, उस संचार के जो परिणाम क्या होता है उस पर भी उन्हें जानकारी होना आवश्यक है। संप्रेषक को अपनी संप्रेषण क्षमता, अपने कौशल और योग्यता के अनुभव विकसित करते रहना चाहिए। जो संप्रेषक को जो है संप्रेषण की एक क्षमता होनी चाहिए, सूचना दूसरों पर संप्रेषण करने की एक क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए कौशल होना चाहिए उनमें और उसे योग्यता भी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना है। संप्रेषक को श्रोताओं की अभिरुचि और प्रवृत्ति का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रोताओं के विचारों में परिवर्तन ला सके। तो ये श्रोता इस जो तथ्य या मैसेज को प्राप्त करके उनमें जो प्रतिक्रिया होती है उस पर भी संप्रेषक को ध्यान देना आवश्यक होता है। तो आप देखिए टीवी में हो या रेडियो में हो, जो कुछ भी जो कार्यक्रम उसमें चलता है उसके पीछे जो संप्रेषक का दायित्व यह होता है, जो मनोरंजन के साधन हो तो साधारण लोगों के लिए क्या अधिक उपयोगी रहेगा, साधारण लोगों को ये सब मनपसंद होगा कि नहीं, इन सारी की सारी बातों पर भी उन्हें ध्यान होना आवश्यक है। तो आगे जो है संदेश। संप्रेषक जो कुछ संग्राहक को देना चाहता है उसे संदेश कहता है। जो संप्रेषक जो दूसरों पर पहुंचाना चाहता है वही क्या है, संदेश। संदेश किस प्रकार होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, संतुलित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, उद्देश्यपरक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। संदेश संग्राहक की आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा मान्यताओं के अनुकूल हो, जो इसे रिसीव करता है उसके मान्यताओं के अनुकूल हो, उसकी आवश्यकता के अनुकूल हो और उसकी क्षमताओं के अनुकूल हो। संदेश जो है प्रासंगिक होना चाहिए, व्यावहारिक भी होना चाहिए ताकि संग्राहक को उससे लाभ जरूर मिलना चाहिए। संदेश में जो संकेत होता है वो स्पष्ट और सरल होना चाहिए। यदि कोई संदेश कठिन है तो सुनने वालों के समझ में कुछ नहीं आ जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि जो संदेश है वो सरल होना चाहिए, ग्राह्य होना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु को संदर्भगत बनाना जरूरी है। जो संदेश हम दूसरों को देना चाहते हैं वो संदर्भोचित होना चाहिए, संदर्भ के अनुकूल होना चाहिए। संदेश ऐसा होना चाहिए जिसमें शंका की कोई गुंजाइश ना हो। संदेश सुनते ही हमें कोई शंका नहीं आना चाहिए, साफ सुथरा और क्लियर होना चाहिए, सुनते ही हमारे समझ में आना आवश्यक है। जो संप्रेषक हो गया और संदेश हो गया। तीसरा जो है संचार माध्यम। संप्रेषक और संग्राहक के बीच जो माध्यम होती है वही संचार माध्यम है। जिसके पास संदेश है वो संप्रेषक है, जिससे हम उसे पहुंचना चाहते हैं वो प्रेषक है और जो हम पहुंचना चाहते हैं वो संदेश है, जिसके माध्यम से हम पहुंचना चाहते हैं वो संचार माध्यम है। संप्रेषक और ग्राहक के बीच जो माध्यम होता है उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। संदेश को जिस माध्यम के जरिए पहुंचाया जाता है वही संचार माध्यम है। संचार माध्यम श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों हो सकते हैं, श्रव्य भी हो सकते हैं, दृश्य भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। संदेश के प्रकृति तथा संग्राहक के अनुकूल संदेश किस प्रकार का है और संग्राहक किस प्रकार का है, इसके अनुकूल हमें माध्यम को चुनना चाहिए। संचार माध्यमों के अगले आने वाले जो बातें, संचार माध्यमों किन किन है, किन किन माध्यमों का इस्तेमाल हम करते हैं,
तो टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, तो न जाने आज हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिससे होकर हर एक मिनट हमें संचार प्राप्त होता ही रहता है। ये संचार जो है, जो प्राप्त करता है उसकी क्षमता के अनुकूल होना चाहिए, उसे ये ग्राह्य होना चाहिए। जिसके माध्यम से संचार प्राप्त होते हैं उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। तो आगे जो है संदेश संकेतीकरण और संकेत वाचन। संदेश संकेतीकरण और संकेत वाचन का भी संचार की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान है। संप्रेषक तथा संप्रेषक जब भावों या विचारों को संकेतों के रूप में परिवर्तित कर रचनात्मक विधि से प्रेषकों के सामने पहुंच जाता है तो उसे संकेतीकरण कहते हैं। संकेतों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना। तो जो संदेश उनके पास है उसे उसके जो भावों विचारों को जो है संकेतों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसे हम संकेतीकरण कहते हैं। संकेतीकरण को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विचारों को सही रूप में व्यक्त करने वाले संप्रेषक और संग्राहक दोनों एक समान समझने वाले संकेतों का चुनाव करें। जो सिंबल हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो संप्रेषक के समझ में आना चाहिए और प्राप्त करने वालों के समझ में भी आना आवश्यक है। तो कभी कभी हम टीवी पे देखते हैं किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को कुछ संकेतों के, कुछ इशारों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं। कभी वो रेखा चित्रों के माध्यम से होते हैं, कभी कुछ शब्दों के माध्यम से होते हैं, कभी जो चित्रों के जरिए होते हैं। ये सब संकेतीकरण है। तो कोरोना से बचने के लिए न जाने कितने जो विज्ञापन हम देखते हैं, किसी में जो है शब्दों का इस्तेमाल किए होंगे, किसी में कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ चित्र मात्र होते हैं, किसी में जो है वीडियो वगैरह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये सब जो है एक एक संकेत है। संकेतों के चुनाव करते समय जो प्राप्त करने वाले ये अच्छी तरह समझना चाहिए, इसके हिसाब से संकेतों का चुनाव करना आवश्यक है। संचारक संप्रेषण से पहले संकेत को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है, जिसे संकेतीकरण कहा जाता है। जो संचार जो है प्रेषक के सामने पहुंचाने के पहले जो संप्रेषक जो है अपने हिसाब से उसे बदल देते हैं, फिर उसे प्रेषक के सामने पहुंच जाता है। ये ही संकेतीकरण है। तो अगला जो है संग्राहक या संचार प्राप्तकर्ता। तो देखिए, संदेशों को प्राप्त करने वाले को हम संग्राहक कहते हैं। संग्राहक कौन है? जो संदेश प्राप्त करता है वही संग्राहक है। संचार में संग्राहक ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संचार में जो कुछ कहा जाता है किसको लक्ष्य बना के कहा करता है? प्राप्तकर्ता को। जो संग्राहक को ध्यान में रख के ही ये बनाया जाता है। संग्राहक किसी भी संचार से प्राप्त संदेशों का मूल्यांकन तथा परीक्षण कर उसे स्वीकार करता है। जो कुछ भी संदेश प्राप्तकर्ता के सामने पहुंच जाता है वो उसे स्वीकार करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। संग्राहक के ही अनुकूल सारी संचार प्रक्रिया का निर्धारण होता है। ये सारी जो संचार प्रक्रिया जो है संग्राहक पर आश्रित होता है। जो संग्राहक की आवश्यकता के अनुकूल ही ये संचार जो प्रेषित किए जाते हैं। इसे प्राप्त होते ही ये संग्राहक जो है उसका जो सही तरह से अवलोकन करते हैं, उसमें प्रतिक्रियाएं प्रकट करते हैं। इन सभी तत्वों के अलावा भी संचार प्रक्रिया में जो है प्रतिपुष्टि नामक एक अलग चीज भी है, फीडबैक।
प्रतिपुष्टि जो है द्विमार्गी होता है, दो तरफा फीडबैक होते हैं। संप्रेषक से संग्राहक तक और संग्राहक से संप्रेषक तक, दोनों ओर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए कहा करते हैं कि फीडबैक इज द रिसीवर्स रिएक्शन टू द मैसेज वेदर फेवरेबल और हॉस्टाइल। संचार के एक तरफा होने से उसमें कई कठिनाई आ सकती है। इस समस्या का समाधान के लिए ही इसमें जो प्रतिपुष्टि जो है दो तरफा बना दी गई है। संचार की प्रतिपुष्टि जो है संप्रेषक से संग्राहक तक और संग्राहक से संप्रेषक तक भी चलती है। आगे जो है संचार के जो सिद्धांत, वैसे तो संचार के कई सिद्धांत होते हैं, परंतु इसमें जो है भारतीय माध्यमों की चर्चा करने के लिए 3 सिद्धांत हैं। बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, लेकिन भारतीय जनसंचार माध्यमों के हिसाब से 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। इन सिद्धांतों के जरिए हम जो है संचार प्रक्रिया का निर्वाह करते हैं। एक थियरी है संचार की, जो 3 थियरीज है। संचार प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण 3 पक्ष होते हैं, संप्रेषक, माध्यम और संदेश। जो संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 3 पक्ष कौन कौन से हैं? संप्रेषक, माध्यम और संदेश। तो इसमें कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित संचार के क्षेत्र में 3 सिद्धांत प्रचलित है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 3 सिद्धांत प्रचलित है। कुछ लोग बताएंगे संप्रेषक ही सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ लोग बताएंगे माध्यम ही सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ बताएंगे संदेश महत्वपूर्ण है। तो इस भारत में जो प्रचलित माध्यम है उसके हिसाब से 3 सिद्धांत प्रचलित है। संचार में संप्रेषक, माध्यम और संदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए बताते हैं कि प्रथम सिद्धांत के अनुरूप जो है संचार में संदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम सिद्धांत वाले क्या बताते हैं? संदेश ही इसमें महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो है संदेश ही संचार प्रक्रिया का जो केंद्र है। संदेश नहीं है तो संचार भी नहीं होते है ना। तो इसलिए संचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। संचार का दायित्व क्या है? सूचनाओं का, संदेश का संप्रेषण करना। तो इस सिद्धांत के पक्षधरी मानते हैं कि संचार प्रक्रिया में संप्रेषक और माध्यम का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर संदेश ही सबसे प्रमुख है। यही जो पहले जो पक्षधर प्रथम सिद्धांत पर विश्वास करने वाले बताते हैं। तो संचार का महत्वपूर्ण पक्ष जो है संदेश है। संचार में जो है संदेशों का आदान प्रदान होता है, इसलिए संचार का केंद्र भाव संदेश ही है। यदि संदेश अच्छा और प्रभावी हो तो वह अपने आप में जनता को प्रभावित करेंगे। अगर संदेश नहीं है तो कोई भी माध्यम या संप्रेषक होने पर भी ये प्रभावशाली नहीं बनेगा। सिर्फ संप्रेषक और माध्यम से काम नहीं चलता, वहां पर संदेश का होना जरूरी है। तो दूसरे सिद्धांतों के अनुसार माध्यम ही संचार में महत्वपूर्ण चीज है। वास्तव में माध्यम ही जो है संदेश है। मार्शल मैक्लुहान के मतानुसार संदेश से बढ़कर संदेश देने वाली जो माध्यम है वही महत्वपूर्ण है। किसने कहा ये? मार्शल मैक्लुहान ने कहा। संचार की अंदर वस्तु संदेश नहीं है। संचार की जो अंदर वस्तु जो है संदेश नहीं है। अंदर वस्तु संचार माध्यम की तुलना में कम महत्व रखती है। फलस्वरूप इस सिद्धांत के अनुसार माध्यम के प्रभावी होने पर ही संचार प्रक्रिया अपनी सफलता को छू सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरे जो मत वाले बताते हैं कि संचार में माध्यम का महत्वपूर्ण स्थान है, तो तीसरे सिद्धांत वाले जो बताते हैं संदेश और माध्यम के अपेक्षा संप्रेषक को महत्वपूर्ण वो मानते हैं। वास्तव में संप्रेषक ही अपने ग्राहक को
जो प्राप्तकर्ता को अपने मोहक, रोचक और कुशलता के आधार पर संचार प्रक्रिया को प्रभावशाली बना देता है। तो संप्रेषक के असरदार होने से चाहे कितनी भी अच्छा संदेश और उपयुक्त माध्यम होने पर भी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। कहने का तात्पर्य एक बता रहे हैं संदेश ही सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे सिद्धांत वाले बता रहे हैं माध्यम ही महत्वपूर्ण है, तीसरे सिद्धांत वाले बता रहे हैं संप्रेषक ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस पूरे जो विवरण को, विवेचन को गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि तीनों जो सिद्धांत अपने आप में ठीक है, तीनों की आवश्यकता है, परंतु संचार प्रक्रिया को पूरी तरह पूर्ण होने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। ये दूसरे का पूरक निकलता है, हमें ऐसा ही लगेगा, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में और एक भाग को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।